नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकाल को पढ़ रहे थे। आदिकाल को पढ़ते समय हमने चर्चा की थी कि हिंदी साहित्य का यह प्रथम काल सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है, जहाँ सबसे अधिक विवाद तो इस काल के नामकरण को लेकर ही विद्वानों में रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए, इस बात को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए और हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सर्वमान्य मत कौन सा है, इन्हीं दोनों बातों पर चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम कवि के रूप में किन किन कवियों के नाम हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो पुष्य कवि का नाम हमारे सामने आता है और जिसके समर्थक है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर पुष्य नाम के कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, किंतु इनकी किसी भी कोई भी इनकी रचना उपलब्ध नहीं हुई है और इन कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। इसके कारण पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना जा सका। इसके अलावा हम बात करें अन्य कवियों की या अन्य विद्वानों के मत की, तो हमारे सामने और जो मत आते हैं उसमें आता है रामचंद्र शुक्ल जी का मत, जो चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तीसरा मत हमारे सामने आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने अब्दुल रहमान, जिनका समय है 12वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उसके पश्चात हम चौथा मत लें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था और ये शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यानी प्रथम कवि के रूप में हमारे सामने जो मत आए हैं उसमें पुष्य कवि, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, सरहपात, शालीभद्र सूरी, चंदवरदाई, विद्यापति आदि प्रमुख हैं। तो इनमें से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए, तो सर्वमान्य मत है सरहपात, जिनका समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु भी इनकी बात से सहमत हैं। अब सरहपात 84 सिद्धों में से एक थे। अब सरहपात को ही हिंदी का प्रथम कवि क्यों माना जाए, इसके पीछे कुछ आधार हैं और हमें इन्हीं आधारों को याद रखना है। जिस प्रकार आदिकाल के नामकरण को लेकर हमने विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतों का अध्ययन किया और साथ में उन आधारों को देखा जिन आधारों पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहना ही उपयुक्त है, हमें वे आधार याद रखने हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपात को क्यों स्वीकार किया जाए, इसके पीछे भी जो आधार हैं हमें उन आधारों को याद रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए सरहपात, जिनका समय है 769 ईस्वी और ये 84 सिद्धों में से एक हुए थे। आदिकाल में हम अभी आगे चलकर सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे, तब सरहपात को हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो सरहपात 84 सिद्धों में से एक हुए थे। अब उनकी कविता को अगर पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है और बोलचाल की भाषा जो कि आरंभिक हिंदी है वह देखने को मिलती है। भाषा के अलावा अगर हम बात करें वर्ण्य विषय और चेतना की दृष्टि से, तब भी सरहपात के काव्य में हमें हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर देखने को मिलता है, क्योंकि 84 सिद्धों की काव्य चेतना के ही अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना से होते हुए भक्ति काव्य की आधारभूमि बने थे। हम सभी जानते हैं कि सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से ही भक्ति काल में संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ था और जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। तो सरहपात की भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी कविताओं में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है
और बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है वह प्रयुक्त हुई है। तो प्रथम आधार तो हो गया भाषा की दृष्टि से। दूसरा आधार सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने के पीछे है वर्ण्य विषय और चेतना। तो वर्ण्य विषय और चेतना की दृष्टि से इनकी कविता में हमें भक्ति काल का बीजांकुर देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय से होते हुए भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उसके पश्चात हम बात करें तीसरे आधार की, तो वह तीसरा आधार है शैली की परंपरा का, क्योंकि सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली को अपनी कविता में अपनाया है और यह दोहा और पदों की शैली आगे होने वाले सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाया है। हिंदी मुक्तक काव्य में तो दोहा ही सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है, क्योंकि 2 पंक्तियों का छोटा सा यह छंद है। तो मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक लोकप्रिय छंद रहा है। तो इन 3 आधारों पर हम सरहपाद को ही हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो ये 3 आधार हैं। एक तो भाषा की दृष्टि से, क्योंकि इनकी भाषा में साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, अपितु आरंभिक हिंदी का रूप देखने को मिलता है जिस पर हिंदी साहित्य की आधार भूमि टिकी हुई है। उसके पश्चात दूसरा है वर्ण्य विषय और चेतना की दृष्टि से, तो इनमें भक्ति काव्य का बीजांकुर देखने को मिलता है। इन्हीं की काव्य चेतना नाथ साहित्य से अनुप्राणित होते हुए भक्ति काल में संत साहित्य में पल्लवित हुई है। और तीसरी जो आधार है इनको प्रथम कवि मानने का, वह है इनके द्वारा अपनाई गई शैली। तो इनके द्वारा दोहा और पदों की शैली अपनाई गई थी और यही दोहा और पद शैली परवर्ती कवियों के द्वारा परंपरा के रूप में अपनाई गई है। तो इन्हीं 3 आधारों के आधार पर हम सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मान सकते हैं। अब हम बात करें कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाए, क्योंकि सरहपाद की जो भी रचनाएं मिलती हैं वे समस्त रचनाएं मुक्तक हैं। तो प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम काव्य के रूप में या प्रथम रचना के रूप में हम बात करेंगे श्रावकाचार ग्रंथ की। अब ये श्रावकाचार ग्रंथ 933 ईस्वी में लिखा गया था और इसके रचयिता हैं जैन आचार्य देवसेन कृत। तो देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसमें कुल 250 दोहों में श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन देखने को मिलता है, इसी रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया जा सकता है। इसे ही हम हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानते हैं, क्योंकि एक ग्रंथ के रूप में जो सरहपाद है या अन्य सिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने केवल मुक्तक कविताएं लिखी है। ग्रंथाकार रूप में उनकी कोई पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं होती है। तो इन सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार ग्रंथ को ही हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना माना जा सकता है, जिसकी रचना 933 ईस्वी में हुई है और जिसमें 250 दोहों में श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन देखने को मिलता है। अब हम बात करें आदिकाल के सीमांकन की। सीमांकन से आशय है विद्यार्थियों कि आदिकाल का प्रारंभ किस सन से माना जाए, किस समय से माना जाए, और इसी प्रकार आदिकाल का जो समाप्ति है, जहाँ से भक्ति काल का प्रारंभ होता है, वह समय सीमा कब की स्वीकार की जाए। तो कवि आदिकाल के नामकरण के समान ही इसका सीमांकन भी विवादास्पद है, क्योंकि जब हमने काल विभाजन और नामकरण पे चर्चा की थी तो अलग अलग विद्वानों द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, उस काल विभाजन में आदिकाल की समय सीमा के बारे में हमने बात कर ली थी, जहां हमने देखा था कि सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम देते हुए इसका समय बताया था 700 से 1300 ईस्वी। तत्पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में इस काल को आरंभिक काल नाम दिया था और इन्होंने इसका सीमांकन किया था 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। उसके पश्चात हम बात करें प्रमुख
इतिहासकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम देते हुए इसकी समय सीमा स्वीकार की थी 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। और ईस्वी सन में हम इसे याद रखना चाहें तो इनकी समय सीमा थी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। शुक्ल जी के पश्चात बाबू श्याम सुंदर दास ने इसकी जो समय सीमा बताई लगभग इनसे मिलती जुलती ही 1050 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के दो नाम दिए, संधि काल और चारण काल, और इसकी समय सीमा बताई थी 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिन्होंने आदिकाल को वीर काल नाम दिया, जो एक प्रकार से शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का ही रूपांतरण प्रतीत होता है। और समय सीमा इन्होंने बताई 1000 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत। तत्पश्चात हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने आदिकाल की समय सीमा बताई है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल की जो समय सीमा है उसमें भी विद्वानों का मतभेद रहा है, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ सभी में देखने को मिलता है। और यदि हम सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं तो हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा मुख्य रूप से राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। हालांकि जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा भी इससे बहुत दूर तक सहमत है। दूसरा पक्ष हम उन विद्वानों को मानेंगे जिसमें सर्वप्रमुख आते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल की समय सीमा स्वीकार करते हैं। इसका प्रारंभ मानते हैं 993 ईस्वी से 1050 विक्रम संवत से। तो ये हमारे पास दो मुख्य मत आते हैं, एक तो 769 ईस्वी से और एक आता है 993 ईस्वी से। किंतु जब हम शुक्ल जी की ने अपने इतिहास ग्रंथ में ये भी कहा है कि जो पुरानी हिंदी है उसे उन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है, यानी अपभ्रंश कहा है। और उन्होंने 12 कृतियों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो उन 12 कृतियों में भी अपभ्रंश की 4 कृतियों को वो स्वीकार करते हैं। और अपने वीर गाथा काल में वह उसे दो प्रकार से विभाजित करके वर्णित करते हैं, अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य। कहने का आशय है कि यद्यपि वो अपने इतिहास ग्रंथ में सीधे तौर पर तो आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी यानी 1050 विक्रम संवत से स्वीकार करते हैं, किंतु वो अपभ्रंश के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी कृतियों में भी 4 कृतियाँ अपभ्रंश की लेते हैं, वीर गाथा काल नाम देने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार लिया है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश प्राकृत आभास हिंदी कहकर पुकारा है। और वीर गाथा काल को भी 2 भागों में विभक्त करते हैं, अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य। और ऐसे विभाजित करके वह सरहपाद, देवसेन आदि जो अपभ्रंश के कवि हुए हैं उनका परिचय भी देते हैं। कहने का आशय है कि एक प्रकार से वो स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है उसे सरहपाद तक पीछे लौटा देते हैं। तो इस प्रकार आरंभिक सीमा के साथ साथ हमने इसकी जो समाप्ति की सीमा है वह भी देखी कि वह भी विवादास्पद है। और इसकी एक PDF बनाकर आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जहां अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल की समय सीमा क्या स्वीकार की है। तो कहने का आशय है विद्यार्थियों, कोई भी काल हो अचानक से समाप्त नहीं होता है। जैसे आदिकाल के पश्चात भक्ति काल आया तो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित सन पर आदिकाल समाप्त हो गया है और वहाँ से भक्ति काल प्रारंभ हो गया है। बीच में कुछ समय एक संधि काल माना जाता है, जहाँ हमें आदिकाल की प्रवृत्तियाँ भी दिखाई देगी और भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होने लगेंगी। तो यह जो समय है यह संधि काल कहलाता है। और इसी संधि काल के कारण ये जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, किसी भी काल की जो समय सीमा है उसको लेकर ये एकमत नहीं हो पाए हैं। तो हमें यह मानकर चलना है, मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, समझने की दृष्टि से देखें तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के समय को हम आदिकाल की समय सीमा स्वीकार कर सकते हैं। और यदि किसी
इतिहासकार विशेष के संबंध में प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल जी ने आदिकाल की क्या समय सीमा स्वीकार की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, तब हमें इन्हीं विद्वानों द्वारा बताई गई समय सीमा को ही अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।